सो वेलकम बैक एवरीवन। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के इस थर्ड सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो लोग जैंगो सीख रहे हैं या फिर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीख रहे हैं वो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से उनको काफी इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा हम क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम एवे ही ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। हम काफी डिटेल में एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को समझ के करेंगे। और भाई, नहीं हो रहा है आपका जॉब में सिलेक्शन, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस को देख करके आप जा रहे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो, अगर हो भी गया तो वो पैकेज नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या अपने माइंड में सोच के रखा है। क्यों? क्योंकि आप वो 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर ऊपर की वीडियोस को देख करके आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आपको आ गया, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आ गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्री में जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने सीनियर एक्सपीरियंस मैनेजर और एम्प्लॉयज हैं, उनको पता है कि ऊपर ऊपर की चीजों को जानने में और जिनको डीप इंफॉर्मेशन है उसमें कितना फर्क है। 15-20 मिनट का वीडियो देख करके आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको चीजें आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगी? बताओ, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में पूरे फाउंडेशन और कोर लेवल पे हमने ज़्यादा फोकस जो है वो अपने व्यूज़ वाले सेक्शन पे किया है, क्योंकि इससे पहले हम मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को समझने में, देखिए वीडियो को ध्यान से, और आपको ये समझ में आएगा कि कितना फर्क होता है जब आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हो और जब आप एक एक कोड के पीछे के रीजन को समझते हैं। आज का जो मेरा ये प्लान है, ये जो सेशन है, इसमें हमने जो जो टॉपिक्स लिया है उसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि एटलीस्ट दोबारा हमें पीछे मुड़ के उन सारे टॉपिक्स को देखने की जरूरत ना पड़े। हमारा बेसिक बिल्कुल कोर से कोर और फाउंडेशन लेवल की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, और आप हर एक इंटरव्यू के लिए या फिर कोई कस्टमाइजेशन हो या किसी प्रोजेक्ट में न्यू फीचर को ऐड करना हो, आप इजीली कर सको। जिन लोगों ने सेशन 1 और सेशन 2, यहाँ पे अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन दोनों वीडियोस को कवर किया है या फिर ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो में जो इनिशियल जो कुछ मिनट्स है वो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल जो है अपना ये फिर से बनाएंगे। तो आप डायरेक्टली, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली व्यूज वाला जो पार्ट है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जो हमारा कोड था हमने मॉडल तक किया था, पर आज हम बिल्कुल स्क्रैच से लिखेंगे ताकि ये एक आइसोलेटेड वीडियो हो। इसको जेंगो जो सीख रहे हैं वो भी, और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो सीख रहे हैं वो भी बिल्कुल स्क्रैच से चीजें कर पाए और देख पाए। ठीक है? आप चाहो तो ये वीडियो को पूरा यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको चीजें जो एक बार वापस से रिविजिट हो तो आपको चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। पर अगर आप देख चुके हो तो आपके लिए चीजें रिपीटेड ना हो, इसलिए व्यूज वाला जो सेक्शन है आगे 2-4 मिनट फॉरवर्ड करके आप वहां से कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन 1 और 2 में। जिन भी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप देखिए, यहाँ पे काफी हमने फाउंडेशन और कोर लेवल पे चीजों को डिटेल में जाकर के डिस्कस किया है ताकि आप चीजों को कोर से समझ सको। इंडस्ट्री लेवल पे क्या चीजें यूज होती है, कैसे यूज होती है, आप उसको समझ सको। लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने ये सारी चीजें कवर की थी। आज हम पूरा का पूरा क्रड ऑपरेशन करेंगे फंक्शन बेस्ड व्यू के साथ, और ये जो आप टॉपिक देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ये सारी चीजों को, इन सारी डाउट्स को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों तरीके से समझेंगे। और आपको ये भी दिखाऊंगा मैं कि इसके अल्टरनेटिव तरीके क्या है, इसको ही क्यों यूज करना है, इंडस्ट्री लेवल पे क्या चीजें फॉलो होती है। क्योंकि हम कभी कभी छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कोई बड़ा रिक्वायरमेंट आता है तो हम फंस जाते हैं, और हम कहीं पे भी किसी स्टेप में ना फंसे, इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट और ऐप बनाया था, हम फिर से स्क्रैच से करेंगे। हम सारी चीजें सेम रखने वाले हैं ताकि जो लोगों ने वीडियो पहले देखा है वो डायरेक्ट व्यू से स्टार्ट कर सके। ठीक है? मैं फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, पर जो भी मॉडल हमने पहले बनाया था वही हम वापस कर दें। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो 2 देख चुके हैं तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के व्यूज वाले सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है? मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, मैंने एक सेशन 3 करके एक फोल्डर बना लिया। मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ फटाक से। ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप वीएस कोड को ओपन कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद कोड स्पेस डॉट लिख करके, ओके, मैं वही ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सेशन 3 जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये मैं थोड़ा क्विक यहाँ पे जो चीज़ें है ये डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा फोकस जो व्यूज़ पे करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यहाँ की चीज़ें आपको जाननी है तो सेशन 2 को प्लीज़ देखिए, और आपने ऑलरेडी देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप व्यूज़ को फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ों को इंटरव्यू के लेवल पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट से अपना खुद का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, पाइथन -m
env ठीक है। ये क्या करेगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है हमारे इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इसको होने देते हैं। अगेन ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, पर क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूँ इसलिए आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हमारा पूरा फोकस जो व्यूज़ पे है, ये जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप भी साथ ही साथ क्रिएट कर सको मॉडल्स में। ओके, ऐसे यहाँ पे अभी डिस्कशन करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी था वो हम ऑलरेडी टू में कर चुके हैं। तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये रेडी हो गया। मैं क्या करूँगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और इसको एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेट होने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा अपने जेंगो को। पिप इंस्टॉल जेंगो, जेंगो जेंगो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या आपको पता है कि हम ये जेंगो एडमिन क्यों यूज़ करते हैं और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्यों यूज़ करते हैं? अगर नहीं पता है तो इसके लिए आप सेशन 2 ज़रूर देखिए। ठीक है, मूवी लवर जो हमारे लास्ट सेशन में हमने नाम दिया था, सेम नाम दे रहे हैं। ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि स्टार्ट प्रोजेक्ट जेंगो एडमिन कब देना है और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कब देना है। ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो बन करके रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाऊँगा। ये हम आ गए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक खुद का ऐप बना दूंगा। ये देखिए अगर हम अभी भी ऐप बनाना है तो हम वापस से जेंगो एडमिन यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, तभी अगेन डिस्कशन किया है हमने। स्टार्ट ऐप कंटेंट करके हमने ऐप बनाया था, राइट। तो हम ऐप बना रहे हैं। ये हमारा ऐप बन चुका है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऐप बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने मूवी लवर के सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में। यहाँ पे हम इसको फटाफट से अपने ऐप को मेंशन कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे कि भाई हमने एक ऐप बनाया है, इसको भी देख लेना, छोड़ मत देना। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक जगह मेंशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे अपने मॉडल्स डॉट पी वाई में आना है। यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया था सेशन 2 में, सेम मॉडल हम बना रहे हैं क्लास मूवी करके। इस मूवी में ये जो पैकेज है, ये पैकेज क्या है और ये हम इनहेरिट जो कर रहे हैं मॉडल, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है सेशन 2 में। ठीक है? पहला जो हमारा फील्ड रहेगा मॉडल डॉट कैर, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपना मैक्स लेंथ। ठीक है, इसके बाद हम डालते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ दे देता हूँ मैं 200, इसको देता हूँ। और नेम जो है इसका, इसको मैं 50 दे देता हूँ। तीसरा जो फील्ड था हमारा ये था एक्टिव, जो ये बताएगा कि ये थिएटर में अभी एक्टिव है कि। देन हमने सेशन 2 में ये भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, इसका यूज़ कब होता है, क्यों होता है, क्यों करते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए वो यार, वो काफ़ी हेल्प होगा उससे। नेम रिटर्न करते हैं हम लोग। ये हो गया। अब अगर आपको याद हो कि मैंने सेशन 2 में भी बताया कि हमें दो जगह चीज़ों को रजिस्टर करना पड़ता है या मेंशन करना पड़ता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई में अपने मॉडल के बारे में, सॉरी अपने ऐप के बारे में। अब हमें मेंशन करना होता है हमने जो मॉडल बनाया है उसको, उसको कहाँ हमें मेंशन करना होता है, हमारे एडमिन डॉट पी वाई। ठीक है, एडमिन को बताना पड़ता है कि भाई हमने एक मॉडल बनाया। तो इसको हम क्या करेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और हम अपने मॉडल का नाम दे देंगे, पर वो देने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रॉम कंटेंट डॉट मॉडल इंपोर्ट, क्या करेंगे हम, इंपोर्ट मूवी। यहाँ पे हमने बना दिया मूवी। ठीक है, एडमिन में रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, हम मैनेज इसको माइग्रेट करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माई माइग्रेशन। ठीक है, ये एस जो है ये इंपॉर्टेंट है लगाना। आई नो कि ये थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा आपके लिए, जो ये सेशन 2 के बाद देख रहे हैं। माइग्रेट की स्पेलिंग यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आइसोलेट रखना है ताकि जेंगो जो सीख रहे हैं वो भी और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो सीख रहे हैं वो भी चीज़ों को समझ सके। तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक खुद का सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, ये अभी सुपर यूजर क्रिएट करेगा। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन सेम है जो हमने लास्ट टाइम सेकेंड वीडियो में दिया है, इसीलिए ताकि उनको कुछ अलग ना लगे, मैं सेम ही डिटेल्स रख रहा हूँ।
ठीक है, ये हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्विकली एक बार रन कर लेते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ये क्या करता है, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट को हमारे लोकल सिस्टम पे, लोकल होस्ट पे रन कर देता है। ओके, पाइथन manage.py रन आर। हालांकि ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी हमें ये सर्वर को या इस तरीके से नहीं यूज करना है, बिल्कुल ही गलत कन्वेंशन है ये। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो जब मैं इसको अब ओपन करूंगा तो ये देखिए, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट जो है, ये अप एंड रनिंग हो गया है। अभी यहाँ से हमारा व्यूज और यूआरएल्स का जो सेशन है ये चालू होगा। यहाँ तक हमने लास्ट प्रोजेक्ट में किया था। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आई नो कि यहाँ तक आप लोगों के लिए थोड़ा सा फास्ट हुआ है, पर प्लीज अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आया या कोई भी डाउट है, प्लीज आप सेशन 2 देखिए। तो आज का जो हमारा प्लान है, हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा एक क्रड ऑपरेशन करेंगे। क्रड जो कि होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसमें सबसे पहले जो हमारा प्लान है ये है रीड का, कि हम पहले डेटा को रीड करेंगे हमारे डेटाबेस और उसको यूजर को दिखाएंगे। ओके, पर अगर आपको ध्यान हो कि अभी तक हमने कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है नहीं, हमने सिर्फ मूवीज का मॉडल क्रिएट किया है जो कि डेटाबेस में एक टेबल की तरह क्रिएट हो गया। हालांकि ये सब कुछ जो है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टेबल कैसे रिप्रेजेंट होता है या फिर फील्ड्स कैसे कनेक्ट होती हैं, डेटाबेसेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या होता है, सेक्शन 2 में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ हमारे इस लोकल होस्ट पे जो हमने अभी रन किया है, यहाँ पे है। और हम चलते हैं हमारे एडमिन सेक्शन। यहाँ पे हम कुछ डेटा जो है डेटा एंट्री करते हैं जिसको हम यूआई पे रीड करें। ओके, इसीलिए बस यही पर्पस है मेरा इस डेटा एंट्री का। ये देखिए, यहाँ पे आपको मूवीज दिख रहा है, राइट? मूवीज करके हमारा जो मॉडल है वो दिख रहा है। हम यहाँ पे कुछ मूवीज ऐड कर लेते हैं फटाफट से, जो हमने लास्ट टाइम ऐड किया था। कोशिश करता हूँ मैं वही रखूँ। सेव एंड ऐड अनदर। नेक्स्ट जो है जन्नत ले लेते हैं हम, क्रिकेट थ्रिलर रखते हैं। सेव एंड ऐड अनदर, एक और ले लेते हैं, क्या ले, बाहुबली लेते हैं, बाहुबली ये ले लेते हैं हम, रामा। अभी अगर आप देखिएगा तो हमारे पास 3 मूवीज है डेटाबेस में। ओके, इसके अलावा एक और चीज जो हमने किया था, हमने क्या किया था कि जो हमारा वीएस कोड है यहाँ पे हमने ये जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था सीक्वल लाइट व्यूअर कर, क्योंकि जैंगो में बाय डिफॉल्ट सीक्वल लाइट डेटाबेस आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक सीक्वल लाइट डेटाबेस का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल किया है। जब आप फाइल्स में जाओगे, जब आप मेक माइग्रेशन के बाद माइग्रेट वाला जो कमांड रन करते हो, तो एक db.sqlite3 करके फोल्डर क्रिएट हो जाता है। इस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये देखिए सीक्वल लाइट व्यूअर में, अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको इस तरीके से टेबल्स जो है दिखने लगेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा एक कंटेंट जो कि ऐप का नाम है अंडरस्कोर, हमारा मॉडल का नाम, ये इस नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया है जिसका वैल्यू वो है जो अभी जस्ट हमने डेटाबेस में एंट्री किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक यूआई दिखाने के लिए मैंने इंस्टॉल किया है। आप भी कर लोगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको चीज़ें समझने में। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है बिल्कुल। तो हम फिर से चलते हैं अपने प्लान ऑफ एक्शन पे। ये देखिए, हमारा क्या प्लान था कि हम रीड करेंगे, जिसके लिए हमने अभी जस्ट डेटा एंट्री किया है। अब रीड कैसे करेंगे कि जब कोई ब्राउजर पे, ब्राउजर के इस यूआरएल पे, जैसे यहाँ पे आपको इस ब्राउजर के यूआरएल पे, जैसे यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, यहाँ पे जब कोई लोकल होस्ट 8000 ये टाइप करेगा और इसके बाद एपीआई, एपीआई और मूवीज डालेगा, ठीक है, मूवीज डालेगा, ये यूआरएल हिट करेगा, तो हमें सारी मूवीज जो डेटाबेस में है वो हमें ब्राउजर पे दिखना चाहिए। ये हमारा टास्क, इतना सा सिर्फ टास्क। ठीक है, तो इसको हमें परफॉर्म करना है, इसका हमें एपीआई या एंड पॉइंट बनानी है। ये कैसे करें, पर फिर से मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूँ कि जब हमारा सेटिंग्स डॉट पीवाई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे रूट अंडर स्कोर यू आर एल कॉन्फ में हमने एक वैल्यू मेंशन है। क्या मेंशन है ये, हमारे प्रोजेक्ट का नाम डॉट यू आर एल्स का नाम। मतलब कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कोई कमांड लिखा है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम ये कमांड रन करते हैं, राइट? और जब हम ये कमांड रन करते हैं तो क्या होता है
कि यहाँ से हम जब manage.py में जाएंगे, ये फंक्शन execute underscore from कमांड लाइन वाला जो फंक्शन है ये रन होता है। लेकिन इससे पहले हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाता है, जिसका की जो है ये रहता है, और उसके वैल्यू में क्या जाता है ये देखिए, मूवी लवर आपके प्रोजेक्ट का नाम अंडर डॉट सेटिंग्स, सेटिंग्स मतलब सेटिंग्स डॉट पी। ये सब कुछ हम डिस्कस किए थे कल सेशन 2 में ना, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, अब प्लीज गो थ्रू कीजिए। जस्ट मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कि हमारे इस इन्वायरमेंट की हेल्प से, इन्वायरमेंट वेरिएबल के हेल्प से ये सेटिंग्स डॉट पी में जा रहा है। यहाँ पे ये इस कीवर्ड के वैल्यू को देख रहा है कि भाई इसमें क्या मेंशन, इसमें मेंशन है कि आप प्रोजेक्ट पे जाओ, प्रोजेक्ट के एक फोल्डर पे, और वहां पे urls डॉट पी करके एक फाइल होगा, वहां पे चले जाओ। ओके, तो अभी तक हुआ क्या कि हम यहाँ पे अगर चले कि हमने मैनेज डॉट पी में मतलब कमांड लाइन में cmd में एक रन कमांड रन किया, जो कि था मैनेज डॉट पी का, मैनेज डॉट पी का। मैनेज डॉट पी से क्या हुआ, ये गया सेटिंग्स डॉट पी। अगेन राइटिंग को आप इग्नोर करो, सिर्फ चीजें समझो। सेटिंग्स डॉट पी में गया, सेटिंग्स डॉट पी में हमारा एक की वहां पे मेंशन है जिसका वैल्यू था कि भाई प्रोजेक्ट लेवल के यू आर एल एस डॉट पी वाई, यू आर एल्स डॉट पी वाई में आप चले जाओ। ये कहाँ पे है ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे। मैं इस ऐप को क्लोज कर देता हूँ, इग्नोर कीजिए इस ऐप को फिलहाल। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक और प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसी के अंदर एक urls डॉट पी करके एक फाइल है, उसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पाथ लिखे गए हैं, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे। ओके, मतलब जब, अगर आपको याद है या फिर आपको पता है कि जैंगो में हम क्या करते हैं, हम एमवीपी का जो आर्किटेक्चर है इसको फॉलो करते हैं। ठीक? इसमें क्या होता है कि मॉडल व्यू टेम्पलेट जो है, इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम टेम्पलेट पे हैं, टेम्पलेट मतलब यूआई पे हैं। ठीक है, यूआई से हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है व्यूज पे, मतलब जहाँ पे हमारा लॉजिक लिखा हुआ, हमें जाना है व्यूज पे। हम ये जर्नी व्यूज डॉट पी वाई तक, यूआई से लेकर के व्यूज डॉट पी वाई तक का जो जर्नी है वहां तक कैसे पहुंचेंगे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक? तो इसके लिए क्या हेल्प करता है, ठीक है, इसमें यूआरएस डॉट पी वाई जो है, ये अगर आप इसको एक रेल की पटरी की तरह देखें तो ये यूआरएस डॉट पी वाई जो है ये एक रेलवे ट्रैक की तरह हेल्प करता है, जो लेकर के जाता है यूआई को कहाँ तक, व्यूज तक लेकर के जाता है। ठीक है, इसमें यूआरएल डॉट पीवाई जो है ये एक रेलवे ट्रैक की तरह काम करता है, जो आपको व्यूज तक लेकर के जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं कि हमने ये अभी जस्ट बोला कि व्यूज तक लेकर के जाता है, पर कैसे लेकर के जाता है। क्या होता है कि जो हमने ऐप बनाया है, ये ऐप जो बनाया है वहां पे अगर आप देखेंगे एक व्यूज डॉट पीवाई करके फाइल है, राइट, हमें यहाँ तक पहुंचना है, मतलब हमें हमें यहाँ तक आना है। इसके बाद तो हम यहाँ पे अपना लॉजिक वगैरह लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। हम कहाँ पे थे अभी, हम थे अपने प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएस डॉट पी वाई पे। ये बोलेगा, मतलब ये जो यूआरएस डॉट पी वाई है, प्रोजेक्ट लेवल वाला यूआरएस डॉट पी वाई, यहाँ पे हम एक और पाथ को मेंशन करेंगे। पाथ यहाँ पे हम देंगे, क्या देंगे, अगर कोई ब्राउजर पे जाता है और लोकल होस्ट के बाद एपीआई लिखता है, ये एंड पॉइंट देता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसको तुम भेज दो हमारे कंटेंट वाले ऐप पे। ओके, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूड करके, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई आता है और इस लोकल होस्ट, यहाँ पे इस लोकल होस्ट के बाद अगर कोई एपीआई लिखता है, तो मैं उसको भेज रहा हूँ अपने कंटेंट वाले ऐप पे, कंटेंट वाले ऐप पे भेज रहा हूँ। ओके, तो अभी कैसे भेजेंगे हम लोग, यहाँ पे एपीआई हमने लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे अगर कोई आता है तो इंक्लूड, इसके अंदर हम अपने ऐप का नाम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंटेंट डॉट यू आर एल एस करके मेंशन कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमारा सेटिंग्स डॉट पी में मेंशन था एज अ स्ट्रिंग, एंड यू आर एल एस हमें सिर्फ देना है, डॉट पी नहीं देना है, वो ले लेता है, जंगो उतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझा।
अब अगर आप कंटेंट में देखिएगा, इस ऐप में देखिएगा, तो यहाँ पे कोई भी URLs डॉट करके कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्विकली एक अपना फाइल बना लेंगे URLs डॉट करके। ये फाइल जो है, इस फाइल का जो कंटेंट है ये बहुत सिमिलर होगा जो हमें ऑलरेडी सेटिंग्स डॉट py फाइल के कंटेंट से मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये वाला, तो ये हमारा डिफॉल्ट जो जेंगो प्रोजेक्ट के साथ कंटेंट आता है, ये वही कंटेंट है। हमने सिर्फ ये एक लाइन नंबर 22 ऐड किया है। अभी हम जो राइट साइड पे देख रहे हो आप, ये हमारे ऐप के अंदर का URLs डॉट py है। अब इस ऐप के अंदर वाला जो URLs डॉट py है, इसके अंदर हम अपना एक खुद का इंपोर्ट लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट URLs इंपोर्ट पाथ। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे एक URL पैटर्न्स करके एक वेरिएबल सेम हम जो है यहाँ पे भी ले लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक लिस्ट रहेगा जिसके अंदर हम पास करेंगे अपना पाथ, और पाथ में हम ये बोलेंगे कि भाई API तक का तो रास्ता क्लियर है कि किसी ने API डाला या API लिखा तो आप कंटेंट में भेजो, पर इसके आगे क्या, तो इसके आगे मैं बोल रहा हूँ कि कोई मूवीज लिखे, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको भेज दो, कहाँ पे भेज दो, हमारे व्यूज में, राइट। तो व्यूज में भेजने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, व्यूज में जो भी आप चीजें लिख रहे हो उसको आप यहाँ पे मेंशन करो। पर हम इस चीज पे बाद में आएंगे, फिलहाल आप यहाँ तक रखिए कि यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे व्यूज आएगा या फिर व्यूज का फंक्शन आएगा, व्यूज का फंक्शन नेम आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप रखिए, इसमें अभी फिलहाल के लिए URLs.py को यहीं पे छोड़, ओके। आई नो ये आपको इनकम्प्लीट सा लगेगा, पर ये सारी चीजें जब कनेक्ट होगी आपको बहुत अच्छा एक लॉजिक बनेगा और आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से समझाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको चीजें याद रहें। कि अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आए, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने एक कमांड डाला, वहां पे हमने manage.py फाइल पे गए, वहां से settings.py फाइल पे गए, settings.py पे ये हमारा प्रोजेक्ट लेवल का जो URLs.py था यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद अब ये जो रेड मार्क है, यहाँ से ऐप जो है ये शुरू हो रहा है, हमारा कंटेंट ऐप में URLs.py में हम चले गए, ये हमारा ऐप। अब यहाँ से हम जाएंगे व्यूज में, जो कि हम मेंशन करेंगे, पर व्यूज में जाने से पहले हमें व्यूज को बनाना पड़ेगा, वहाँ पे राइट चीजें लिखनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे व्यूज डॉट py के फाइल में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये सारे के सारे जो है क्लोज कर देता हूँ। अभी हम आएंगे इस पे, यहाँ तक हमें आना था वो हम पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना खुद का एक लॉजिक लिखते हैं। तो बेसिकली जैंगो में दो तरीके के व्यूज होते हैं, एक होता है क्लास बेस्ड व्यू, दूसरा होता है फंक्शन बेस्ड। फिलहाल जो हम, क्योंकि हम चीजें जो स्टार्ट कर रहे हैं और चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फंक्शन बेस्ड व्यू पे फोकस करेंगे। पर आगे जा करके जब हम Django REST फ्रेमवर्क सीखेंगे तो वहां पे हम क्लास बेस्ड व्यू और फंक्शन बेस्ड व्यू को वापस से सीखेंगे, पर Django REST फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हमें जस्ट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें चीजों को फाउंडेशन लेवल पे समझनी है, इसलिए हम फंक्शन बेस्ड व्यू को यहाँ पे ले रहे हैं और वहां से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नॉर्मल फंक्शन लिखूंगा, मूवीज लिस्ट, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अगर आपको ये देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ एक नॉर्मल पाइथन का फंक्शन, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये एक हमारा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट या फिर रिक्वेस्ट पैरामीटर ये क्या होता है। तो एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए Django में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये एक इंस्टेंस है, किसका इंस्टेंस है, HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस। ये हर वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो हम ब्राउजर से या किसी मोबाइल ऐप से या किसी भी API कंज्यूमर से भेजते हैं सर्वर पे, ठीक? तो एक बार अगर मैं आपको इस डायग्राम पे वापस लेकर के चलूं आपको चीज और अच्छे से समझाने के लिए, हमारा जो पहले वाला ये डायग्राम था, तो यहाँ पे URLs.py क्या कर रहा था, ये एक ट्रैक की तरह काम कर रहा था, ये हमें URLs UI से व्यू का रास्ता दिखा रहा था, ठीक? लेकिन जब हमें डेटा को ये लेकर के जाना है तो हमारा डेटा कौन लेकर के जाता है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये डेटा ले करके जाता है रिक्वेस्ट
एट्रीब्यूट। रिक्वेस्ट जो रहता है ये डेटा लेकर के जाता है। अब इसमें क्या क्या डेटा हो सकता है, इसमें क्लाइंट का सेशन हो सकता है, यूजर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, हेडर में जो हम फॉर्मेट डालते हैं, मेथड्स डालते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी होता है, जैसे हम कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हमारा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी डिटेल्स जो है ये सब कुछ एक डेटा की तरह कंज्यूम होता है सर्वर पे, जिसको ले जाने और ले आने का काम रिक्वेस्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर हम रिक्वेस्ट पे कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो रिक्वेस्ट में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या करता है, ये जो भी हमारा एचटीटीपी मेथड होता है, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट, पुट हो गया, ये सारी चीजें को एक्सेस करने में हेल्प करता है कि रिक्वेस्ट कि यूजर ने क्लाइंट साइड से किस तरीके का मेथड को भेजा है, ये किस तरीके का मेथड को रिक्वेस्ट किया है। जब हम ये डॉट मेथड लिखते हैं तो ये हम देख पाएंगे। ठीक है, इसका एक क्विक डेमो हम ले लेते हैं। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये हमें दिखाएगा कि हम क्लाइंट एज अ क्लाइंट, मतलब हम एज अ ब्राउजर से किस तरीके के मेथड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर के पास। ओके, अभी मैं आपको एक स्टेप पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ। हमारे urls.py में याद है हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि हम urls.py से व्यूज में जाने वाले हैं, पहुंचने वाले। ठीक है, और हमने जो कोड किया था अपना urls.py का, वो हमने कोड किया था यहाँ तक, व्यूज डॉट, सॉरी, यहाँ तक कि यहाँ पे व्यूज का फंक्शन का नाम आएगा, राइट। तो ये क्या नाम आएगा, ये देखिए, जो हमने ये नाम दिया है मूवी लिस्ट, ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? ये नाम यहाँ पे आ जाएगा, पेस्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसीलिए वो एरर शो कर रहा है, जेंगो कंटेंट कंटेंट डॉट व्यूज इंपोर्ट फंक्शन का नाम। ठीक है, आई होप कि अभी ये डॉट जो है ये कनेक्ट हुआ कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचने वाले। ओके, ये चाहता मैं तो आगे बता सकता था व्यूज लिखने के बाद, पर ये पूरा बताने का जो मकसद था कि आप एक बार व्यूज लिखते लिखते भी urls.py पे रिकनेक्ट करो और चीज़ों को समझो। ओके, तो ये आपको समझा कि हम व्यूज तक कैसे पहुंच रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा, ये देखिए, ये पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर जो है ये मेरे प्रोजेक्ट को रन कर देता है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे जब मैं सिर्फ, मतलब 8000, उसके आगे कुछ भी नहीं डाला मैंने, और इसको हिट करता हूँ तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या डाल दिया तुम, ऐसा कोई मेथड या यूआरएल तो है ही नहीं मेरे पास। ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास दो ही एपीआई या एंड पॉइंट या यूआरएल है, जिसका नाम है या तो एडमिन, एडमिन हमने देखा था, एडमिन डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यूज होता है, और दूसरा है एपीआई जो हमने लिखा है। ये ऐसा क्यों शो हो रहा है, मूवीज क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में जब भी हम ये लोड करते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट लेवल के urls.py को प्रेजेंट करते हैं। ओके, क्योंकि ये देखिए, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट लेवल वाला urls.py दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास दो ही एपीआई है, राइट। ये देखिए, ये दो को शो कर रहा है, लेकिन जब हम जैसे ही एपीआई लिखेंगे, यहाँ पे एपीआई लिखूंगा मैं, तो ये देखिए अभी क्या आ रहा है, बोल रहा है कि सिर्फ एपीआई करके भी मेरे पास कोई पेज नहीं है, मेरे पास एपीआई स्लैश मूवीज करके है, तुमको चाहिए या फिर एडमिन है, इन दोनों में से क्या चाहिए। अपनी को क्या चाहिए, मूवीज चाहिए, राइट। तो हम मूवीज करके यहाँ पे इंटर प्लेस करते हैं। तो ये हमें एरर आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने अपने व्यूज में जो ये फंक्शन लिखे हैं हम, यहाँ पे हमने कुछ भी लॉजिक नहीं लिखा है, हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। और क्योंकि ये पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट है जेंगो सर्वर पे, तो इसीलिए हमें इसका जो आउटपुट है ये हमें टर्मिनल पे ही दिखेगा, ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये जो है ये हमें मेथड दिखा रहा है कि भाई क्लाइंट ने, मतलब कि ब्राउजर से हमने जो एपीआई को हिट किया तो हमें ये गेट मेथड जो है ये ट्रिगर किया। ओके, क्यों, इससे क्या मतलब एक आपको समझ में आना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जब हम हिट करते हैं तो डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो एक गेट मेथड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं ये देखिए, तो हम इसको आगे अलग अलग मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस मेथड के बेसिस पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसको हम बाइफोकेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, तो मैं यहाँ पे अपना गेट का लॉजिक लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना
इनसाइड गेट फंक्शन। यहाँ पे मैं अपने गेट का लॉजिक लिख सकता हूँ। ऐसे ही करके आगे मैं जब जाऊँ, हालांकि हम अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे अलग अलग मेथड के लिए, बट फिलहाल मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे ही करके रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट है या पोस्ट मेथड है, तो हम यहाँ पे अपना एक खुद का पोस्ट के लिए लॉजिक लिख सकते हैं, राइट, पोस्ट लॉजिक। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अभी ये देखिए, अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं और इसको हिट करूं, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होता है, और जब मैं हिट करता हूँ, अच्छा ये इसलिए आया क्योंकि अभी हमारा जो सर्वर है ये लोड नहीं हुआ है, ये लोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। और ये लोड हो चुका है, और जब मैं इसको हिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया, इनसाइड अ गेट फंक्शन, मतलब हम इस फंक्शन के अंदर, इस इफ ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके जैसे कि मेथड है, यहाँ पे अलग अलग हम रिक्वेस्ट को या मेथड को फेच कर सकते हैं। ऐसे ही करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या करता है, क्लाइंट साइड से जो भी डेटा आता है, किसी यूजर का इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कोई बैंक डिटेल्स हो गया, इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से फेच कर सकते हैं। जब हम फाइल्स पे काम करेंगे तो हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, इट हैंडल्स द फाइल्स ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही करके हम हेडर में जो अलग अलग डिटेल्स रहता है यूजर का, उन सारी चीजों को रिक्वेस्ट डॉट हेडर यूज कर, हेडर लिख करके फेच कर सकते हैं। कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, या फिर करंट यूजर जो है वो कौन है, ये सारी चीजों को Django में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो है ये काफी यूजफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये करंटली ऑथेंटिकेटेड यूजर का इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ऐसे ही हमें सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो रिक्वेस्ट जो है इसमें सेशन के भी इन्फॉर्मेशन होते हैं। मेटा के अंदर क्या होता है, जो भी कुकीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें होती है। okay? ऐसे करके आप ये एट्रीब्यूट्स को यूज करके अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो कि आपको क्या डेटा फेच करना। आई होप कि आपको ये रिक्वेस्ट, ये जो पैरामीटर है ये समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने गेट लॉजिक पे फोकस करेंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हमको ड्राइंग में दिखाऊं तो हम बढ़ रहे हैं अपने व्यूज से मॉडल की तरफ, मॉडल्स की तरफ। अब हम अपने व्यूज तक आ चुके हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे अपने मॉडल की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा लाना है डेटाबेस से। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। मॉडल में जो भी हमने क्लास बनाया है, कंटेंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मूवी। अब हम यहाँ पे क्वेरी सेट लिखेंगे, डेटा इज इक्वल टू मूवी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने डेटा को प्रिंट करूंगा, और एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई करके। ओके, हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। एक बार चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, हिट करते हैं इस एंड पॉइंट को, और देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि वैल्यू एरर एट, हमारा जो भी एंड पॉइंट है ये। तो ये देखिए, अगर मैं आपको अपने टर्मिनल पे लेके जाऊँ और ये दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेरी सेट, और जो भी हमने हमारे मूवी का जो डेटा है ये आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को वापस भेजना है यूआई पे, राइट। तो अभी हम, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो हमने शुरू किया था यूआई से, आई मीन हमारे ब्राउजर से, वहां से हम गए urls डॉट पी वाई में। ठीक है, वहां से हम गए अपने व्यूज डॉट पी वाई में, राइट। वहां पे हमने क्या किया, हमने मॉडल्स डॉट पी वाई से डेटा को फेच किया। अब हम, हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे अभी अवेलेबल है, राइट, जो जो कि एक डेटा करके कीवर्ड में स्टोर है। ठीक है, ये किस कीवर्ड में स्टोर है, यहाँ पे। इसको अभी हमें भेजना है कहाँ पे, यूआई में भेजना है वापस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, अभी क्योंकि हमारा जो डेटा है ये पूरा का पूरा इस सर्वर पे है, ये हमारा सर्वर हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया। हमें भेजना कहाँ है इसे, यूआई पे। तो फ्रंट एंड या फिर जो भी ऐप है या क्लाइंट है, ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है। ये ब्राउजर हो सकता है, ये कोई ऐप हो सकता है, राइट, ये कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, ये कोई वेबसाइट हो सकता है, और ये किसी भी टेक्नोलॉजी में लिखा हो सकता है रिएक्ट पे लिखा हुआ हो सकता है एंगुलर पे लिखा हुआ हो, या फिर जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ हो, एचटीएमएल पे लिखा हुआ हो, ऐसे ऐसे सारी चीजों पे यूआई बना हुआ हो सकता है। लेकिन हमारा जो सर्वर है ये तो जैंगो और पाइथन पे लिखा है। हो सकता है कि कोई और सर्वर है जो जावा स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, सॉरी जावा पे लिखा हुआ है, राइट। तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, अगर आपने
हमारा मेरा सेशन 1 देखा है तो हमने बात किया था इस बारे में काफ़ी डिटेल में। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज के थ्रू बात होती है उसको हम बोलते हैं जेसन नाउ या एक्सएमएल लैंग्वेज। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में हम डेटा को भेजते हैं सर्वर से क्लाइंट पे या क्लाइंट से सर्वर पे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब जेंगो में क्या होता है कि जेंगो में दो चीजें होती है, दो तरीके होते हैं डेटा को सर्वर से क्लाइंट पे भेजने के लिए। ठीक है? इस सर्वर से क्लाइंट पे भेजने के लिए दो तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैंगो सर्वर, जैंगो जैंगो सर्वर। यहाँ से डेटा को भेजने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि मैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट इसके थ्रू भेजूं, और दूसरा तरीका होता है जेसन रिस्पॉन्स, इसके थ्रू भेजूं। ओके, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है, बात करते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स की। पहले एचटीटीपी रिस्पॉन्स यूज होता है किसी भी तरीके के टेक्स्ट को, किसी भी तरीके के स्ट्रिंग को, कोई एचटीएमएल पेज को, किसी भी तरीके के जेसन या एक्सएमएल कंटेंट को रेंडर करके क्लाइंट साइड पे भेजने के लिए। ओके, तो ये चलता है टेक्स्ट के साथ, एक्सएमएल के साथ, जेसन के साथ, आ, आपका कोई स्ट्रिंग हो या कोई और भी डेटा टाइप हो, ठीक है, एटसेट्रा। इन सबके साथ जो है ये रिक्वेस्ट वाला जो पैकेज है ये चल जाता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड। पर वहीं अगर हम बात करें जेसन रिस्पॉन्स की, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। ये पहले तो इनहेरिट हुआ है एचटीटीपी रिस्पॉन्स से ही, तो इसका जो पेरेंट क्लास है ये खुद एचटीटीपी रिस्पॉन्स है, यहाँ से ये आया है। ओके, और ये डिजाइन किया गया है सिर्फ डिक्शनरी टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं, डिक्शनरी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब कोई भी डिक्शनरी को जब आप भेजते हो इस जेसन रिस्पॉन्स के अंदर, तो फिर वो प्रॉपर वर्क करता है, राइट। अगर डिक्शनरी के अलावा कोई और डेटा टाइप है तो इस जेसन रिस्पॉन्स में एक पैरामीटर होता है सेव करके। बाय डिफॉल्ट इस सेव का जो वैल्यू है ये ट्रू होता है। ट्रू का मतलब ये है कि भाई जेसन रिस्पॉन्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी ही एक्सेप्ट करेगा और कोई डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सपोज लिस्ट भेज रहे हैं, अगर हम सपोज लिस्ट भेज रहे हैं या कोई और डेटा टाइप भेज रहे हैं, तो हमें ये सेफ इज इक्वल टू फॉल्स मेंशन करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है सेफ इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, आई होप आपको ये समझा है। काफी लोगों को ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है जैंगो में ओआरएम से रिलेटेड। ओआरएम, और ओआरएम का आपको फुल फॉर्म पता होगा, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग या मैपर। ठीक है, हालांकि हम ओआरएम पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फिलहाल जस्ट करंट पे एक टास्क परफॉर्म करेंगे। इस ओआरएम में क्या होता है कि जब हमें कोई डेटा फेच करना है डेटाबेस से, तो हमारा जो मॉडल है, जो मॉडल का जो क्लास है, उस मॉडल के क्लास का नाम हमारे केस में क्या है, मूवी। तो मूवी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक होता है ऑल, ये क्या करता है कि हमारे सारे डेटा, सारा जो मूवी का जो डेटा है उसको हमें ला करके देता है, लेकिन उसका जो डेटा टाइप होता है ये क्वेरी सेट होता है। ठीक है, क्वेरी सेट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक और मेथड की जो कि होता है डॉट वैल्यूज, तो ये क्या करता है, आई मीन ये सारी चीजें जो ये सेम ही रहेंगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद जो है ये डॉट लग जाएगा, डॉट वैल्यूज। डॉट वैल्यूज हमें ला करके देता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमें ये ला करके देता है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लेकिन इसके साथ एक कैच ये है कि ये जो लिस्ट लाता है ये प्योर लिस्ट नहीं रहता, ये क्वेरी सेट का लिस्ट होता है। ये क्वेरी सेट का लिस्ट होता है जिसके अंदर डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा रहते हैं, सारे फील्ड रहते हैं। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ऑल में क्या होता है कि ये सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट जो रहता है, टाइटल जैसे जो हमने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बनाया है वहां पे सिर्फ वही वैल्यू ला करके देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये हमें सारे फील्ड्स को भी ला करके दे देता है। अगेन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज में, वो हम देखेंगे आगे चीजों को। बट फिलहाल मैं एक थ्योरी आपको समझाना चाहता हूँ कि दो चीजें हैं, एक ऑल है एक वैल्यूज है। ऑल हमें क्वेरी सेट देता है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज क्या करता है, लिस्ट
ऑफ डिक्शनरी दे देता है, लेकिन ये जो लिस्ट होता है दिस इज नॉट अ प्योर पाइथन का लिस्ट, इट्स अ क्वेरी सेट का लिस्ट। ठीक है, तो इसको हमें वापस से कन्वर्ट करना पड़ता है लिस्ट में एज अ जेसन की तरफ भेजने के लिए। आगे हम देखते हैं इसको। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ एक थोड़ा भी समझा है 1% भी, तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम ये दो चीजें करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और जेसन रिस्पॉन्स। शुरू हम करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट से। ओके, तो जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे डेटा को प्रिंट किया है, ये देखिए ये हमने जब प्रिंट किया है डॉट ऑल से, तो ये क्या कर रहा है, हमें एक क्वेरी सेट ला करके दे रहा है, राइट, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्वेरी सेट ला करके दे रहा है, और इसमें प्रिंट क्या हो रहा है, मूवी और उसका ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसको यूज करते हैं और हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू इसको पास करके देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम Django डॉट एच टी टी पी के अंदर हमारा ये पैकेज रहता है इंपोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स करके, मैंने रिस्पॉन्स ही लिखा ना, सॉरी, एक एक बाय मिस्टेक यहाँ पे ये गलती हो गई, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, ये राइट है, जेसन रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी एच टी टी पी रिस्पॉन्स होगा ये। माय बैड, आई डोंट नो, मतलब गलती से शायद निकला हो, बट ठीक है, आई होप कि आपको समझाए चीजें कॉन्सेप्ट। जो ये मैं बता रहा था दिस वाज ओनली फॉर एच टी टी पी रिस्पॉन्स, नॉट फॉर एच टी टी पी रिक्वेस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे भी सेम ही चीज इंपोर्ट कर दिया एच टी टी पी रिस्पॉन्स को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और इसमें हम पास करेंगे अपने डेटा को। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क्वेरी सेट में हमें डेटा मिलता है, तो हमें इसे को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और एक बार देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो आई होप कि हमारा ब्राउजर जो है ये रीलोड हो गया है। अच्छा, ये हो रहा है रीलोड, वेट करते हैं। ओके, हमारा ब्राउजर जो है ये लोड हो गया है। अब हम चलते हैं और यहाँ पे एक बार हिट करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए हमें जो अभी डेटा आ रहा है ये काफी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, पर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो डेटा के मूवी के जो नाम है ये प्रिंट होकर के आ रहे हैं, राइट। पर ये दिस इज नॉट अ जेसन डेटा टाइप। ओके, इसको हम डायरेक्टली किसी ऐप में भेजेंगे तो शायद वो ना चले या फिर इस तरीके से डेटा को एक्सेप्ट ना करे, हमें इसे प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा में जेसन डेटा टाइप में भेजना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम एच टी टी पी रिस्पॉन्स यूज कर रहे थे अब हम यूज करेंगे जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स का जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स डाल देता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये एज अ क्या करता है, डिक्शनरी को लेता है, या ठीक है अगर डिक्शनरी नहीं दे रहे हो आप तो इसमें सेफ इज इक्वल टू फॉल्स पैरामीटर देना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट सेफ जो है वो ट्रू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूँ, वैल्यूज क्या करेगा, हमें डेटा टाइप जो देगा वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी फॉर्मेट में देगा। इसको भी मैं एक बार प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ रिटर्न को अभी, और एक बार क्लिक करते हैं हमारा ब्राउजर, हमारा प्रोजेक्ट रीलोड हुआ है क्या, ये हो गया है। मैं फिर से हिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर आएगा। ठीक है, इस एरर को अभी इग्नोर करते हैं, फिलहाल हम चलते हैं कि हमारे प्रिंट क्या होकर के आया है। अगर आप प्रिंट देखिएगा तो क्वेरी सेट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आया है जिसमें सारे फील्ड के वैल्यूज है। ओके, तो ये जो हमें चाहिए था मिल गया, लेकिन अगेन ये क्वेरी सेट है, राइट। तो हमें इसको वापस से जैसे हम पहले कन्वर्ट कर रहे थे लिस्ट में, इसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस डेटा को हम यहाँ पास करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ इज इक्वल टू फॉल्स का पैरामीटर दे देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक लिस्ट डेटा टाइप जो है हम वो पास कर रहे हैं जेसन रिस्पॉन्स। अब हम जब ब्राउजर को एंड पॉइंट को हिट करेंगे, रीलोड हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये हमने एंड पॉइंट पे ये देखिए, ये अभी हमारा जो डेटा आ रहा है ये वेल स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझा है, आपको ये क्लियर हुई कि कब एच टी टी पी रिक्वेस्ट यूज करना है, कब रिस्पॉन्स यूज करना है। अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करते, कोई एच टी एम एल पेज पास करते, ठीक है, तो हम एच टी टी पी रिस्पॉन्स यूज करते। लेकिन अभी हमें सिर्फ डेटा पास करना है एपीआई के लिए, तो हम यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स यूज करते हैं। ठीक? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलर मूवी का डिटेल चाहिए। ठीक है, ये तो हमें पूरे मूवी का लिस्ट ला करके देता है, अब हमें एक मूवी का डिटेल चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे जो एपीआई बनाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंड पॉइंट के बाद में हम यहाँ पे एक मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्लैश दे करके हम मूवी का आईडी देंगे। वन वन करूँ मैं तो जो हमारा फर्स्ट मूवी है वो दिख जाना चाहिए, सेकंड डालूँ तो सेकंड मूवी दिख जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
पहले तो मैं आपको जैंगो में जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे जो मूवीज हमारे स्टोर हुई है, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस टेबल में ये देखिए, यहाँ पे एक आईडी करके जो कॉलम है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, ये हमने क्रिएट नहीं किया था। अगर मैं मॉडल्स में दिखाऊं तो हमारे पास 3 ही फील्ड है, आईडी करके कोई फील्ड नहीं है। ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। तो जैंगो में बाय डिफॉल्ट आईडी करके जो एक फील्ड है, ये क्रिएट होता है जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं और कोई डेटा उसमें एंट्री करते हैं। ये एक यूनिक की होता है जिसका यूज करके हम उसके वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ये मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये अब हम यूज करेंगे जब हमें ये यहाँ पे मूवी का जो आईडी है ये पास करना रहेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे कोड में। मैं क्या करूंगा, मैं एक नया फंक्शन लिखता हूँ इसके नीचे, डेफ मूवी डिटेल्स करके। यहाँ पे अगेन हमारा सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, और एक हम और पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा पीके, मतलब प्राइमरी की। हम जो आईडी पास करेंगे वो इस पीके में स्टोर होगा। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ, मतलब लिखने की, या हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट। पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी अलग रहे और आपको समझने में इजी हो, इसीलिए मैं इसका एक अलग मेथड बना रहा हूँ, इज इक्वल टू गेट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक क्वेरी सेट, जो कि ये रहेगा मूवी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर सकते हो आप, फिल्टर भी कर सकते हो आप। फिलहाल मैं गेट कर रहा हूँ। गेट इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, इसमें हम पास करेंगे पी के इज इक्वल टू पी के। इसमें ये जो पहले वाला पी के है, ये एक पैरामीटर है जो गेट के साथ आता है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला पैरामीटर है, ये हमारा इस पैरामीटर का नाम है यहाँ पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे पी के वन लिखूँ तो यहाँ पे हमारा पी के वन आएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको पी के एंड पी के रख देता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ तक का डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको डेटा डॉट वैल्यूज करूँ मैं और प्रिंट करूँ, तो आपको सिर्फ ये मूवी का जो ये डेटा है ये दिखे। लेकिन इसमें एक और चीज हमें ऐड करना है। अगर आपको याद हो, हमने यूआरएल्स डॉट पीवाई में, ये जो हमारा यूआरएल्स डॉट पीवाई है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अगर कोई एपीआई डालेगा तो आप ऐप वाले यूआरएल्स डॉट पीवाई में आ जाना, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ अगर एक मूवी है तो उसके लिए भी एक यूआरएल लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी ने मूवीज लिखा, ठीक है, और इसके बाद स्लैश दे करके कोई आईडी दिया, ओके, के, तो हमें उस व्यू पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो आईडी देने का तरीका होता है, ये कैसा होता है कि हम इस ब्रैकेट में जो भी हमारा डेटा टाइप है, मतलब हमें क्या चाहिए, आईडी आईडी वन चाहिए, टू चाहिए, इसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, राइट। तो हमें इंट कोलन और यहाँ पे ये नाम देना पड़ेगा। अब ये नाम जो है, ये पीके मैच होना चाहिए इससे जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है, इससे मैच होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि अगर किसी ने मूवी लिखा है और स्लैश दे करके उस मूवी का आईडी दिया है, तो मैं उसको इस व्यू पे रीडायरेक्ट कर दूंगा। एक बार हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं वापस से। ईडी कैसे बाहर आ गया, py run server। तो अभी हमने क्या किया है, एक और यहाँ पे पाथ बनाया है जिसमें मूवीज के बाद हमने पीके करके इसका जो प्राइमरी की है वो दिया है, और उसको हमने रीडायरेक्ट किया है मूवीज अंडरस्कोर डिटेल्स में। और इसमें हमने सिंपली गेट रिक्वेस्ट चेक किया है, और यहाँ पे एक क्वेरी सेट लिखा है, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए कि क्या डेटा आ रहा है। तो अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक वन दे दूंगा और इंटर हिट करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, मूवी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यूज। ओके ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने ये गलती किया है। ओके, ये जो वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएगा, ये सॉरी बाय मिस्टेक लिखा मैंने यहाँ पे, ये सिर्फ डेटा है, ठीक है, और ये एक मूवी का डेटा है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मूवी डेटा डॉट नेम, ठीक है, और इसके बाद एक और मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लोड करता हूँ फिर से, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन जो है ये दिख रहा है। तो बेसिकली ये डेटा जो है, इसमें एक मूवी का जो ऑब्जेक्ट है ये सारा आ गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आए। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम हमारा जो फंक्शन है ये बिल्कुल सेम है पहले की तरह।
और हम यहाँ पे सिर्फ एक पीके पास कर रहे हैं। पीके क्या है, ये मूवी की आईडी है। इसको मैं यहाँ पे चाहिए तो मूवी प्राइमरी की डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं मूवी प्राइमरी की दे देता हूँ। ठीक है? अभी एक बार मैं आपको वापस से रन करके दिखाऊं तो ये जो है लोड हुआ है या नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं एक बार। अभी लोड हो रहा है ये। ठीक है, अभी देखिए ये एक मूवी डिटेल जो है, ये अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट क्या कर रहा है, पीके। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तो चेंजेस किया है, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे भी एक बार मूवी पीके करके दे देते हैं। ये मैं आपको फिर से एक बार वापस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। हमारा पहले वाला पीके से भी आउटपुट आ रहा था, ये देखिए वापस से हमारे डेटा जो है ये प्रिंट हो गया। ये आपको समझा कि यहाँ पे जो नाम आएगा वही नाम यहाँ पे आएगा, और वही नाम यहाँ पे भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको पास कर देंगे जैसे हमने पहले पास किया था, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेटा। अभी अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं डेटा पास करूंगा, जब मैं यहाँ पे डेटा पास करूंगा, पहले तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले किया है। ठीक है? अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारा ब्राउजर लोड हुआ है क्या। ठीक है, मूवी ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। तो यहाँ पे जब आप देखते हो कि मैंने सेम ही टाइप का डेटा दिया है, ठीक है, अभी ये लिस्ट में कन्वर्ट किया है हमने, लेकिन चाहिए तो हमें यहाँ पे सेव इज इक्वल टू फॉल्स भी दे देता हूँ मैं, तो भी हमें सेम ही एरर आएगा। ओके, ये देखिए ये हमारा ब्राउजर लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। और ये एरर क्यों आएगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी अगर मैं लोड करता हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, मूवी ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक लिस्ट फॉर्मेट में, या फिर एक डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो बेसिकली ये जो डेटा है, जेसन क्या करता है कि इसके अंदर एक इटरेबल ढूंढता है, ठीक है, डिक्शनरी टाइप का इटरेबल ढूंढता है, और उसके ऊपर चीजों को रन करता है और उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो डेटा है दिस इज नॉट अ डिक्शनरी फॉर्मेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए एक हमने की लिया आईडी, और इसमें हम पास करेंगे डेटा डॉट आईडी ले लेते हैं। ओके, फिर हमारा एक और वैल्यू हो जाएगा नेम। नेम यहाँ पे हो जाएगा डेटा डॉट नेम। एक और हमारा की हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और इसका वैल्यू हो जाएगा डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। और एक और हमारा जो लास्ट है एक्टिव, इसका वैल्यू हो जाएगा डेटा डॉट एक्टिव। ठीक है, और ये एक्टिव क्यों नहीं आ रहा है, मॉडल में हमने क्या किया है। ओके, मॉडल में हमने एक्टिव की स्पेलिंग जो है ये मिस्टेक कर दी है। हम एक काम करते हैं, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। और ये पर्टिकुलर स्टेप अगर आपने एक्टिव का जो स्पेलिंग है ये करेक्ट लिखा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। फिलहाल मैं एक बार माइग्रेशन को वापस से रन कर देता हूँ इसको कमेंट करके। ओके, तो ये मेरा माइग्रेशन मैंने रन कर दिया है। बेसिकली मेरा जस्ट वो नेम रॉन्ग हो गया था, उसको मैंने करेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम बैक टू अपने व्यूज़ पे आते हैं। मैं इसको पास को हटा देता हूँ और इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए तो एक्टिव जो ये दिख रहा है। तो ये हमारा, हम क्या कर रहे थे, हम डेटा को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्शनरी फॉर्मेट में है तो हमें ये सेफ इज इक्वल टू फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, ये लिस्ट में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योर डिक्शनरी फॉर्मेट में है। और अब मैं एक बार जब अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करता हूँ, मैनेज रन सर्वर, हमारा सर्वर जो है लोड हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, जैसे ही हिट करेंगे ये देखिए हमें जो ये डेटा दिख रहा है हमारे जेसन के फॉर्मेट में। ओके, अभी ये सिर्फ एक ही मूवी का डेटा दिख रहा है। तो कल को अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो ये देखिए अभी हमारा मूवी का जो डेटा है ये चेंज हो गया, जन्नत और क्रिकेट थ्रिलर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो यहाँ पे तीसरी मूवी आएगी, और यही अगर मैं 4 डाल देता हूँ तो हमें यहाँ पे देखिए क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई होप आपको ये समझा कि डिटेल के लिए हमने क्या किया है। हमने ऑलमोस्ट सेम फंक्शन को ही यूज किया है, और बस इस जो डेटा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल डेटा है, इसको हमने कन्वर्ट किया। अभी यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज नोट करके रखिए कि अगर हमारे पास सपोज 20 फील्ड्स होते या 30 फील्ड्स होते, ठीक है, तो उन सबको हमें एक डिक्शनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन हमें जेसन डेटा जेसन रिस्पॉन्स में भेजना पड़ता है। ये एक पहला प्रॉब्लम है। इसके बाद भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। बट फिलहाल इसको मैं हाई लेवल पे बेसिक रख रहा हूँ, और अभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं कि चीज़ों को क्यों यूज़ करना है।
इसके बाद हम आएंगे कि उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेथड के बारे में। तो अगर मैं आपको पोस्ट मेथड के बारे में बताऊं तो पोस्ट में क्या होता है, एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट रहता है और ये कोई तो डेटा भेजता है, जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा भेजता है। और ये डेटा कहाँ पे हम रिसीव करते हैं, ये हम रिसीव करते हैं सर्वर पे, सर्वर पे हम रिसीव करते हैं। पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि जब हम ब्राउजर पे एपीआई को हिट कर रहे हैं, मतलब जब ये हमारा ब्राउजर है, हमने गेट के लिए क्या किया, ये जो एंड पॉइंट है इसको हमने हिट किया। कोई एक मूवी चाहिए तो उसके हम लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वन लगाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो हमें डेटा दिख जाए। पर अगर हमें डेटा पोस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे भेजेंगे, यहाँ से तो भेज नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए दो चीजें हैं, या तो हम खुद का एक HTML पेज वगैरह बनाए जहाँ पे फॉर्म वगैरह रहेगा और वहां से हम अपने डेटा को फीड करेंगे और इस सर्वर पे यहाँ पे इसको रिसीव करेंगे, इस सर्वर पे रिसीव करेंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम तो एपीआई डेवलप कर रहे हैं, हमें तो यूआई से या HTML पेजेस से लेना देना है नहीं, हम सिर्फ बैकएंड सर्वर बना रहे हैं और उसको यूज कोई और करेगा। तो इस केस में अब डेटा कैसे पोस्ट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी टूल का यूज करेंगे जो एपीआई के लिए बनाया गया है। तो ऐसी एक बहुत फेमस टूल है जिसका नाम है पोस्टमैन। ये क्या है, ये एपीआई डेवलप करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, काफी फेमस टूल है ये, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अगेन ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप चाहो तो इस लिंक पे जा करके, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक है यहाँ पे आप जा करके डाउनलोड के सेक्शन में आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स है या फिर एप्पल आप मैकबुक यूज कर रहे हो, तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, फिलहाल मेरा विंडोज सिस्टम है और मैंने इसको ऑलरेडी जो है अपना सिस्टम पे, यहाँ पे आप देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये इंस्टॉल भी है। तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग जो मेथड्स है ये दिख रहे होंगे आपको। आप चाहो तो यहाँ से एक न्यू टाइप क्रिएट कर सकते हो, आपको शुरुआत में वेलकम पेज दिख रहा होगा, आप उसको क्लोज करके यहाँ पे आप न्यू टाइप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे जो अलग अलग मेथड्स है जो मैंने डिस्कस किया वो सारी चीजें आप देख पा रहे हो। अगेन हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बस एक टूल है, आप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा पोस्टमैन पे कि अलग अलग तरीके के एपीआईज को कैसे यहाँ पे हिट करते हैं, कैसे डेटा भेजते हैं, हेडर में कैसे इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। अगर हम किसी तरीके का ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन हमने इम्प्लीमेंट किया है अपने एपीआई में तो उसको यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, पर इसको इसके हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, फिलहाल हमें गेट पुट पोस्ट और डिलीट इन सारी चीजों से मतलब है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस एंड पॉइंट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे जो हमारा मेथड है ये गेट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, मैं क्या करूंगा हिट करता हूँ और देखते हैं कि हमें डेटा आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये हमें आ रहा है और अच्छे से दिख रहा है, ये वेल फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में आ रहा है डेटा। ऐसे ही हम एक बार गेट को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा लिस्ट ऑफ मूवीज दिख रहा है क्या। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, लिस्ट ऑफ मूवीज जो है ये हमें दिख रही है डेटाबेस से। ओके, तो यहाँ से अब गोइंग फॉरवर्ड इवन जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए भी हम पोस्टमैन ही यूज करने वाले हैं। क्योंकि हमें ये, मुझे ये आपको एक प्रॉब्लम दिखाना था कि नॉर्मल जब हम जैंगो यूज करते हैं तो ये हमें एक डिसएडवांटेज है कि हमें ऐसा कोई चीज नहीं मिलता है जहां से हम डेटा को इंसर्ट कर सके, हमें कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज करना पड़ता है। जब हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें कैसे एक ब्राउजेबल एपीआई मिलता है। तो हम ब्राउजर से ही, अलग से कोई पोस्टमैन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, हम ब्राउजर से ही इस एपीआई में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं टैब क्लोज कर देता हूँ और हम अभी यहाँ पे वापस नहीं आएंगे, हम अब सारी चीजें पोस्टमैन से ही करेंगे। तो अब आप इसको, पोस्टमैन को एक यूआई की तरह, एक क्लाइंट की तरह आप ट्रीट कीजिए और अब आप देखिए कि हमें क्या करना है। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये गेट जो यहाँ पे मेथड्स है यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर मैं इसको यहाँ पे एज इट इज ही रखता हूँ और एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक यूआरएल हम दे देते हैं, फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को और इसको ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब हमें क्या करना है कि मैं एक यूआरएल बनाऊंगा, अभी हमारे सर्वर पे यूआरएल रेडी नहीं है, फिलहाल इसको बता रहा हूँ कि हमारा यूआरएल कैसा रहेगा। हमारा ऐसा रहेगा यूआरएल की मूवीज के बाद हम डाल रहे हैं इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट डाल रहे हैं, स्लैश लिख रहे हैं। तो जब हम ये एपीआई हिट करेंगे और इसके साथ जब हम कोई जेसन का डेटा भेजेंगे, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऑलरेडी फॉर्मेटेड एक डेटा है इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से।
कोई एक मूवी लेते हैं हम लोग पहले गेट में, ठीक है, ये हमने लिया और इसको हम उठा करके हमारे दूसरे वाले पोस्ट वाला जो टैब है यहाँ पे मैं आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं एज अ क्लाइंट। पोस्टमैन में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मेथड सेलेक्ट किया, हमने अपना एंड पॉइंट डाल दिया और हम ये जो बॉडी वाला सेक्शन है यहाँ पे रॉ डेटा में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम काफी रॉ फॉर्म में जेसन को भेजने वाले हैं और मैं यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि आपको पता है कि आईडी जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो ये फील्ड का जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हम नहीं देंगे, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया कोई मूवी ले लेते हैं, ठीक है, मूवी का नाम मैं ले लेता हूँ धूम, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं इंफॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ बाइक मूवी, बाइक एंड रेस लिख देता हूँ और एक्टिव इक्वल टू ट्रू ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा एक डेटा बन के रेडी हो गया और ये हमारा एंड पॉइंट है और ये पोस्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्लाइंट साइड से डेटा रेडी है, लेकिन इसको जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें हमारा सर्वर भी रेडी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी फिलहाल जब मैं इसको सेंड करूंगा तो आप देखिए क्या आता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये देखिए फोर नॉट फाउंड, फोर नॉट फोर नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि हमारा ये अभी यूआरएल जो है यही एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम फटाफट से चलते हैं अपने सर्वर पे और इस urls.py में हम एक यूआरएल बनाएंगे। यूआरएल क्या रहेगा हमारा, पाथ, अगेन जो हम सेम मूवीज यूज कर रहे हैं उसको हम डाल देते हैं, मूवीज इंसर्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे अपने व्यू को मेंशन करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ से अब हम अपने व्यू पे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चलते हैं व्यू पे। अभी यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मैं एक अपना व्यू बना लेता हूँ और हम अपने फंक्शन बेस्ड व्यू का नाम क्या रखेंगे, इंसर्ट मूवी। अब ये क्या करेगा, ये भी अगेन हमारा एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, ओके, और मैं यहाँ पे फिलहाल पास लिख देता हूँ और मैं ये जो व्यू का नाम है इसको उठा करके urls.py में डाल देता हूँ। हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। चलिए हमारा यूआरएल जो है ये रेडी है, तो अगर मैं जब इसको यहाँ पे हिट करूंगा तो 404 का एरर नहीं आए। तो ये देखिए 404 का एरर नहीं आ रहा है, एक दूसरा एरर आ रहा है 403 फॉरबिडन का एरर आ रहा है। ये क्यों आता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको मैं इसमें थोड़ा सा नीचे लेकर के जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए you are seeing this message because this site requires a CSRF cookies when submitting a form। इसका क्या मतलब होता है, तो Django में सिक्योरिटी को पॉइंट में रख करके एक CSRF टोकन करके एक मिडलवेयर इंप्लीमेंट किया गया। हमारे फर्स्ट वाले सेशन में अगर आपको याद हो या फिर आपने देखा है वो सेशन, तो वहां हमने एक मिडलवेयर करके ये चीज को काफी डिटेल में पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये मिडिलवेयर के अंदर एक यहाँ पे CSRF टोकन करके मिडिलवेयर है। ये क्या करता है, ये जब भी हम कोई अपने प्रोजेक्ट में पोस्ट पुट डिलीट इस तरीके के रिक्वेस्ट को भेजते हैं या इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं, तो ये बोलता है कि भाई पहले आप ऑथेंटिकेट तो कर लो, ऑथेंटिकेट कर लो, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये डेटाबेस में कहीं ना कहीं चेंजेस का काम करती है। इस अगर आप कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो कुछ ना कोई वैल्यू है जो डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है, राइट। आप कुछ अपडेट कर रहे हो तो भी डेटाबेस में वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए उन सारी चीजों को पॉइंट में रख करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका डिटेल दिखाऊं तो Django CSRF विच इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी प्रोटेक्शन यूज करता है पोस्ट पुट और डिलीट रिक्वेस्ट के लिए और इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर हम इसको बाईपास करना है, मतलब अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है मैं अभी फिलहाल ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें एक डेकोरेटर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है CSRF एग्जेम्प्ट। अगर हमें नहीं लिखना है CSRF एग्जेम्प्ट, मतलब अगर हमने नहीं लिखा है ये डेकोरेटर, तो हमें जो 403 है ये फॉरबिडन एरर आएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलवेज एक्सपेक्ट करेगा कोई CSRF टोकन जो हमें मैनुअली भेजना पड़ता है क्लाइंट साइड से। तो अभी फिलहाल हम नहीं भेज रहे, इसीलिए हम यहाँ पे डेकोरेटर को यूज इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपने अगर पाइथन पढ़ा है तो उसमें डेकोरेटर पढ़ा रहेगा। तो हम क्विकली चलते हैं अपने व्यूज में। तो हम अभी क्या करेंगे, हम क्विकली अपने कोड में जो है इसको यूज करेंगे। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, ये देखिए अगर आपको मैं दिखाऊं कोड में यहाँ पे, तो Django.view.decorator CSRF टोकन ये मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है अभी, और हम इसको भी एज ए डेकोरेटर यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अगेन ये जो डेकोरेटर है ये Django में व्यूज के अंदर डेकोरेटर्स करके एक पैकेज होता है जिसके अंदर CSRF करके एक पैकेज होता है, ओके। वहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो
और आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब मैं इसको हिट करता हूँ, जब मैं अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखिए क्या आता है। ये देखिए 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है अभी सर्वर पे, हमने सिर्फ पास लिख करके छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो दो मेन एरर आ रहा था, एक क्या आ रहा था, पेज नॉट फाउंड 404, उसके लिए हमने urls.py में ये पाथ जो है ये मेंशन कर दिया, और फॉरबिडन का जो एरर आ रहा था उसके लिए हमने CSRF टोकन डाल दिया। ये रेकमेंडेड नहीं है जेंगो की तरफ से कि आप ऐसे कोड करें, आप ऑलवेज चीज़ों को ऑथेंटिकेट करें तो ही अपने सर्वर में एंट्री होने दे रिक्वेस्ट को। ठीक है, फिलहाल ये जस्ट सीखने के लिए हमने यहाँ पे CSRF टोकन यूज किया। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा ये रहेगा कि हमने जो ये डेटा फेच किया है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, जो हम क्लाइंट से जो हम डेटा भेज रहे हैं, ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो डेटा भेज रहे हैं इसको मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, गेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट के अंदर डॉट बॉडी करके एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमें डेटा ला करके दे देगा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डेटा। ठीक है, और डेटा को प्रिंट करता हूँ। ओ माय बैड, यहाँ पे सिर्फ बॉडी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ और एक बार रन करते हैं हम। ठीक है, तो अभी मैं अगर वापस अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो हमें जो डेटा आ रहा है माई डेटा के अंदर, ये एक बाइनरी फॉर्मेट का डेटा है। ओके, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जब हम करते हैं तो हमें डेटा तो मिल जाता है लेकिन एक बाइनरी फॉर्मेट में मिलता है। अब क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में है और हम आगे के ऑपरेशंस को बाइनरी फॉर्मेट में नहीं रन कर सकते या फिर नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जेसन को, और हम जेसन में एक मेथड है जेसन डॉट लोड्स करके, उसको उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक और चीज करूंगा यहाँ पे, अभी आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसको मैं पास करूंगा जेसन डॉट लोड्स के अंदर। ये क्या करेगा, हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा बढ़िया से। ये देखिए ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे इन सारी चीजों को इसमें कन्वर्ट करके दे देता है। ओके, इट deserialize a byte or byte array instance containing a JSON document to a Python object। ओके, तो यहाँ से अब इसको हम एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मैं इन दोनों का आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या आउटपुट आता है इसका। डेटा टू का आउटपुट है ये, और यहाँ पे मैंने लिखा डेटा। एक बार मैं पोस्टमैन में चलता हूँ और इसको रन करते हैं हम लोग फिर से। आई होप कि मेरा सर्वर जो है ये रीलोड हो चुका है, हो रहा है ये रीलोड। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए, ये था हमारा पुराना वाला डेटा विदाउट जेसन डॉट लोड्स, और ये है हमारा न्यू डेटा विथ जेसन डॉट लोड्स। हमें हमें एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, अब हमें डेटा तो मिल गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ और ये लाइन भी हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें इस डेटा में से एक एक इंफॉर्मेशन को जो है वो फेच करना है, ताकि हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सके, राइट। तो हमें पहले नेम फेच करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट गेट, क्योंकि ये अब एक पाइथन ऑब्जेक्ट डिक्शनरी टाइप का बन चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाइथन डॉट डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ अपने नेम। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। एक और चीज जो है आपको ध्यान रखना है, जो आप कोड करोगे, कि ये सब कुछ जो है ये एक ट्राई कैच ब्लॉक में आएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यूजर ने कुछ अलग सा ही डेटा भेज दिया है जो हम हैंडल ही नहीं किया है हमने, या फिर जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कोड जो है ये फट जाएगा और एरर आएगा। तो आप बेटर कि इस सारे कोड को आप प्रॉपरली हैंडल करो। हालांकि राइट कन्वेंशन तो यही है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करें, पर फिलहाल क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एरर्स दिखाना है और शो करना है कि क्या लिखने पे क्या एरर आता है, इसीलिए मैं अभी ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं कर रहा हूँ। पर गोइंग फॉरवर्ड हम आगे हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल पे चीजें कैसे होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है। इवन एक और जो बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है कि हम प्रॉपर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है ये हम ऑलवेज वेरीफाई कर ले कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट ही होना चाहिए।
तो ही हम आगे के टास्क को जो है ये परफॉर्म करेंगे। तो ये मैं एक यहाँ पे वापस से ऐड कर दे रहा हूँ। हमने ऊपर के भी फंक्शंस में इसको लिखा है इस ब्लॉक में। ये अभी हमने क्या किया कि ये देखिए हमने नेम डिस्क्रिप्शन एक्टिव ये सब जो तीन इन्फॉर्मेशन हम यूआई से भेज रहे हैं इसको हमने फेच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल मूवी, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है वो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके एक मेथड होता है जिसमें हम इन सारी इंफॉर्मेशन को पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेम जो कि हमारे डेटाबेस में फील्ड का नाम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए, यहाँ पे मैं सबके आगे सी लिख देता हूँ विच इज will refer to as a client data, ठीक है। क्लाइंट नेम, क्लाइंट डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट एक्टिव जो हमारे क्लाइंट साइड से आ रहा है वो नेम आएगा यहाँ पे। और जो फील्ड का नाम है जो हमने यहाँ मॉडल में फील्ड दिया है ये नेम डिस्क्रिप्शन एक्टिव ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू सी डिस्क्रिप्शन और एक्टिव इज इक्वल टू सी एक्टिव, ठीक है। तो ये क्रिएट जो है ये हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा डेटाबेस में। पर आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर किसी ने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया या एक्टिव वाला जो वैल्यू है इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं पास किया तो हमें कुछ तो एरर शो करना चाहिए या फिर हमारा कोड जो है ये फट जाएगा क्योंकि इसको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्या उसमें सारे फील्ड्स अवेलेबल है या नहीं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इफ नॉट client name or if not client description or not client active, अगर ये तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं एक रिटर्न कर दूंगा मैसेज, ठीक है। तो मैं एक जेसन रिस्पॉन्स मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ जो कि एक डिक्शनरी फॉर्मेट रहेगा और इसमें हम रिटर्न करेंगे कि इनकम्प्लीट या फिर मिसिंग फील्ड्स इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये समझा रहेगा। अगर कोई भी फील्ड मिसिंग है तो मैं सीधा रिटर्न कर दे रहा हूँ, अगर मिसिंग नहीं है तो ही मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ else। हालांकि हमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न हम लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वहीं पे कोड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पर फिर भी आपको समझने के लिए जो है ये मैं एल्स ब्लॉक यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ से हमारा डेटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें रिटर्न करना है एक मैसेज इसको यूजर को कि भाई आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हम फिर से जेसन रिस्पॉन्स मेथड को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्शनरी फॉर्मेट में एक मैसेज शो करेंगे, मैसेज शो करेंगे कि सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड। और इसके साथ साथ हम यूजर को वो डेटा भी शो करेंगे जो यूजर ने जो हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और की ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा मूवी और इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा जो भी हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किया है। तो ये अभी फिलहाल हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे है, जो इंसर्ट हुआ है वो है यहाँ पे, राइट। मतलब कि हमने डेटा यूजर से डेटा फेच किया, ठीक है। इस फेच करने के बाद इसको हमने चेक किया कि भाई सारे फील्ड्स अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद हमने डेटाबेस में इसको इंसर्ट कर दिया। तो जब इंसर्ट किया तो इसका जो इंसर्ट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना है वो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कहाँ किया, इस मूवीज में, ये वाला मूवीज, ठीक है, स्मॉल एम के साथ। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। मूवी ये हमारा एक डिक्शनरी हो गया जिसके अंदर हम एक अपना खुद का डिक्शनरी लिखेंगे आईडी करके। आईडी में हम दे देंगे मूवी का आईडी, मूवी डॉट आईडी। फिर हम दे देंगे यहाँ पे नेम, मूवी डॉट नेम। फिर हम यहाँ पे देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मूवी डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारे जो फील्ड है ये डेटाबेस वाले फील्ड है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हम दे देंगे एक्टिव, मूवी डॉट एक्टिव। ये हमारा डिक्शनरी बन के रेडी हो गया है जो हम पास करेंगे यूआई पे डेटा इंसर्ट होने के बाद। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आए और ये हमारा इंसर्ट का जो पूरा कोड है ये कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि कुछ एरर ना आए और इसको हम एक बार चेक करते हैं हमारे पोस्टमैन के साथ, चलते हैं हमारे पोस्टमैन। और ये हमारा जो एंड पॉइंट है ये ऑलरेडी हमने लिख के रखा है। हम क्या करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर जो है ये चल रहा है कि नहीं।
ये सर्वर हम रीलोड करते हैं फिर से एक बार, और ये जो सर्वर है हमारा ये चल गया है। अब हम हिट करते हैं ब्राउजर पे, और ये देखिए ये जो हमारा डेटा है ये इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है कि मैसेज में आ रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और हमने जो डेटा पास किया था सर्वर से वो हमें दिख रहा है। इसका आईडी जो है ये 7 है, नेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये। तो यही अगर हम वापस अपने गेट वाले टैब पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं आईडी दे देता हूँ 7 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए हमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि मूवी जो है ये क्रिएट हो चुकी है और इसका ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये रॉ फॉर्म में आ रहा है, इसको हम जैसन कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए। ठीक है, आई होप कि आपको पोस्ट जो मेथड है, पोस्ट ऑपरेशन है, ये अच्छे से समझ में आया। यहाँ पर भी होती क्या है, एक और चीज कि हम स्टेटस कोड भी भेजते हैं। स्टेटस कोड क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी हम एचटीटीपी जो भी हमारा रिस्पॉन्स है या रिक्वेस्ट है उसके साथ एक स्टेटस कोड भी होता है। कि सपोज अगर हमारा डेटा क्रिएट हो गया है तो 201 का स्टेटस कोड होता है। पेज नॉट फाउंड जो हमें पहले अभी आपने जस्ट देखा, एक स्टेटस कोड आ रहा था 404, वो पेज नॉट फाउंड का होता है। अगर हमें एक्सेस नहीं है तो 403 फॉरबिडन का भी एक स्टेटस कोड आता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं जो हम इस रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं। ठीक है, ताकि उसको यूआई साइड पे हैंडल किया जा सके या फिर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि अगर हमें कोई एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ओके, हर एक स्टेटस कोड का अपना एक खुद कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने हमने हालांकि डिस्कस किया है पहले के 2 सेशन में, लेकिन डिटेल में इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखेंगे। वैसे हम करते कुछ नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे एक और स्टेटस कोड करके जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं यहाँ पे, और उसको यूजर जो है वो फेच कर लेता है और उससे वो समझ जाता है कि क्या एरर है या क्या मैसेज का रिस्पॉन्स है। अब हम चलते हैं अपने अपडेट मेथड की ओर। ठीक है, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे अपना अपडेट मेथड। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार क्विकली चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जब अपडेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स किसी एक मूवी को अपडेट करेंगे, राइट। पहले तो किसी एक मूवी को अपडेट करेंगे। सपोज जो अभी हमने मूवी डाला है धूम, इसको ही मुझे अपडेट करना है धूम 2 से। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ। आपका जो एंड पॉइंट है ये, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से पहले मैं मेथड चेंज कर देता हूँ। अपडेट के लिए जो मेथड होता है इसमें पुट और पैच, ये 2 तरीके के मेथड होते हैं। मैं आपको इसका डिफरेंस जो है ये प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब हम सारे फील्ड के इंफॉर्मेशन को, मतलब नेम डिस्क्रिप्शन एक्टिव, ये सारे इंफॉर्मेशन को भेजते हैं सर्वर पे, लेकिन हमें अपडेट जो है वो शायद एक या दो ही फील्ड करना है, लेकिन हम फिर भी सारा इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। मतलब हम मुझे सिर्फ नेम अपडेट करना है तो उसके साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन भी भेज रहे हैं और एक्टिव जो वैल्यू है उसको वो भी भेज रहे हैं। तो उस केस में पुट यूज करते हैं। लेकिन अगर सपोज हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स है, और सपोज कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर अपडेट करना है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ फोन नंबर का जो फील्ड है उसी वैल्यू को मैं सर्वर पे भेजूं। तब जा करके हम क्या करते हैं, हम इस पैच रिक्वेस्ट का, पैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है कि पुट में हम सारे फील्ड के इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। अब हम भले हमें एक अपडेट करना हो या दो अपडेट करना हो, लेकिन पैच में हम सिर्फ उसी फील्ड के इंफॉर्मेशन को भेजते हैं जिसे हमें अपडेट करना है। तो एक पैच मतलब छोटा सा पैच की तरह वो यूज होता है। अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, हम सारे फील्ड को भेजेंगे और यहाँ पे हम पुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पुट हमने सेलेक्ट कर दिया, और ये इंड पॉइंट जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मूवीज के बाद में ले देता हूँ अपडेट। और कौन सी मूवी को अपडेट करना है हम उसका एक आईडी दे देंगे जो कि डेटाबेस में हमारा प्राइमरी की है, राइट। तो हम एक दे देते हैं, अभी हमारा जो क्रिएट हुआ है वो 7। जब हम इसको इंटर प्रेस करते हैं तो अगेन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 404 जो स्टेटस कोड मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये एक स्टेटस कोड ही है। 404 नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब हमारा ये जो यूआरएल है ये रेडी नहीं है, इसको हमें रेडी करना पड़ेगा। तो हम एक बार चलते हैं अपने urls.py में, और यहाँ पे जाके एक यूआरएल बना लेते हैं। मतलब किसी ने अगर पाथ में ब्राउजर पे मूवीज के बाद स्लैश दिया और यहाँ पे अपडेट लिखा और इसके बाद कोई आईडी दिया, अब ये आईडी जो है अगेन ये एक प्राइमरी की होगा, जैसे कि हमने मूवी की डिटेल में देखा था। तो एक प्राइमरी की है तो ये इंटीजर वैल्यू रहेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मूवी आईडी। और अगर किसी ने इस तरीके का एंड पॉइंट हिट किया है ब्राउजर पे,
तो हम क्या करेंगे ब्राउजर पे या फिर क्लाइंट साइड से, तो हम क्या करेंगे उसको हम बोलेंगे कि भाई चले जाओ अपडेट मूवी वाले व्यू में। ठीक है, हालांकि ये व्यू अभी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे व्यूज वाले फाइल में। तो हम क्या करेंगे एक खुद का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम दे देंगे अपडेट मूवी। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा और फिलहाल मैं इसको पास कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अपडेट इंसर्ट या डिलीट वाला रिक्वेस्ट है उसके लिए हमें CSRF टोकन यूज करना पड़ता है। अगर उसको बाईपास करना है तो ये डेकोरेटर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो CSRF अंडर उसको एग्जाम्प यूज कर रहा हूँ। और ये मेरा व्यूज रेडी है, इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है revivalist.py में। इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे अपडेट, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। और अब हम चलते हैं अपने एक बार पोस्टमैन पे। और जब मैं इसको यहाँ पे हिट करता हूँ, चेक कर लेता हूँ हमारा ब्राउ जो सर प्रोजेक्ट है ये रीलोड हुआ है क्या, ये हो गया है। और इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अभी हमारा एरर मैसेज जो है ये चेंज हो जाएगा। अब हमारा ये सर्वर रिलेटेड मैसेज आ रहा है। तो अब हम अपना अपडेट का लॉजिक जो है ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अपडेट ऑपरेशन करने से पहले एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कोई अपडेट करते हैं हम, तो ऑफकोर्स वो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसकी आईडी को हम यूआरएल में पास करेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया यूआरएल्स में। और हम किसी एक वैल्यू को हो सकता है अपडेट करें या फिर उस फील्ड में, उस टेबल में, उस रो के लिए जितने भी वैल्यूज है हम उसको अपडेट करें। ये दो ही सिनारी हो सकते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अभी फिलहाल 3 फील्ड है, राइट। एक है हमारा नेम है, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है एक्टिव। हो सकता है कि मैं इन तीनों फील्ड्स के वैल्यू को अपडेट करूं या फिर मैं सिर्फ एक ही फील्ड के वैल्यू को अपडेट करूं, मैं टाइटल को अपडेट करूं या हो सकता है मैं एक्टिव को ट्रू से फॉल्स करूं। इस केस में होगा क्या कि हमें डेटाबेस में वैल्यू तो हम सिर्फ एक field का अपडेट करेंगे लेकिन बाकी जो दो वैल्यू है वो पहले वाला ही एज इट इज रहेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही हम मेंटेन करें। तो ये एक टास्क है। ठीक है, कि अगर 3 वैल्यू आया तो तीनों अपडेट करना है, एक आया तो एक ही अपडेट करना है, बाकी का सेम रहे। ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी हाईलाइट करना चाहता था ताकि जब हम आगे कोडिंग कोडिंग करें तो आपके माइंड में ये चीज रहे। अभी हम चलते हैं अपने कोड पे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना प्लान ऑफ एक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि चेक फॉर एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, सेकेंड हमारा प्लान क्या रहेगा, अपडेट इट। ठीक है, एंड देन थर्ड क्या रहेगा, अपडेट होने के बाद हम जो वैल्यूज है जो भी हमने अपडेट किया है ये उसके साथ एक सक्सेस मैसेज जो है ये शो करेंगे। तो रिटर्न, रिटर्न सक्सेस, या फिर फेलियर अगर नहीं हुआ तो फेलियर मैसेज विथ अपडेटेड इन्फो। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है 3। शुरू हम करते हैं फर्स्ट वाले स्टेप से। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो अभी चेक करने के लिए आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने यहाँ पे मूवी आईडी जो है इसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं किया। तो पहले हमें एक मूवी आईडी को लेना पड़ेगा और ये आईडी सेम रहेगा जो नाम हमने अपने urls.py में यहाँ पे दिया। तो ये एक इंटीजर वैल्यू रहेगा जिसको हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मूवी एग्जिस्ट करता है या नहीं। इज एग्जिस्ट मूवी एग्जिस्ट, इसके लिए हम एक क्वेरी सेट लिखेंगे। ठीक है, और फिल्टर का यूज करेंगे। हम चाहे तो गेट भी यूज कर सकते हैं बट फिलहाल हम फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर क्या करता है, जैसे हम सीक्वल में कोई वेयर क्लॉज लिखते हैं वैसे ही ये भी काम करता है। तो हम यहाँ पे एक खुद का क्वेरी सेट लिख रहे हैं, मूवी ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीके जो कि हमारी डेटाबेस में कॉलम का नाम है, पीके इज इक्वल टू मूवी आईडी जो हमें एज अ पैरामीटर मिलेगा। और चेक करेंगे हम इफ इट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करके एक फंक्शन होता है, इसको हम कॉल करें और हम चेक करें कि इफ नॉट इज मूवी एग्जिस्ट, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक जेसन रिस्पॉन्स कि भाई मूवी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम अपडेट किसको करें। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज कर दे देता हूँ, मूवी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक समझा आप? अब हमारा चेक तो हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा मूवी एग्जिस्ट करता है, इसको मैं थोड़ा सा इंटेंटेशन करेक्ट कर देता हूँ। अब हमारा अगर मूवी एग्जिस्ट करता है तो हम अपडेट करें। तो हमारे रिक्वेस्ट वाले जो एट्रीब्यूट है इसमें हमारा सारा डेटा अवेलेबल है जो क्लाइंट ने भेजा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं फेच कर लूँगा। क्लाइंट डेटा करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूँगा मैं। और इसको क्या करूँगा, एक जेसन
डॉट लोड्स यूज कर लूंगा, जैसे कि हमने आगे ऊपर यूज किया डॉट लोड। तो इससे क्या होगा कि ये क्लाइंट डेटा में हमारा क्लाइंट का सारा डेटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस से उस मूवी को फेच करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मूवी करके वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पे अपना खुद का एक और क्वेरी सेट लिख रहे हैं, मूवी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट। यहाँ पे इस बार हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वही एक मूवी चाहिए जो यूजर ने आईडी पास किया है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग वही सेम लिखेंगे, मूवी आईडी पी के इज इक्वल टू मूवी आईडी। इससे क्या होगा कि हमें वो मूवी का जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वो पार्ट है जो अभी मैंने जस्ट आपको एज अ थ्योरी एक्सप्लेन किया था कि हमें या तो सारे फील्ड्स को अपडेट करना है या किसी एक फील्ड को या दो फील्ड को अपडेट करना है जो यूजर ने भेजा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सारे यूजर मतलब क्लाइंट जो इन्फॉर्मेशन भेजा है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब फेच करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी क्लाइंट अंडरस्कोर डेटा में स्टोर कर लिया है जो कि एक डिक्शनरी टाइप का डेटा, डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लाइंट डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे हम जैसे डिक्शनरी से वैल्यूज को फेच करते हैं वैसे ही फेच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्लाइंट डेटा डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। और इसके बाद आ जाएगा हमारा एक्टिव। ये समझा आपको? हमने क्या किया, हमने जस्ट क्लाइंट डेटा में जो इन्फॉर्मेशन था उसको फेच कर लिया। अब ये जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा कि सपोज कि यूजर ने नेम जो है वो नया वैल्यू नहीं भेजा है, नेम जो है वो हमें ऑलरेडी डेटाबेस का ही यूज करना है। यूजर ने सिर्फ एक्टिव का जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू से फॉल्स किया है, बाकी जो दो इन्फॉर्मेशन है ये एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर ने किस फील्ड का वैल्यू भेजा है किसका नहीं भेजा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और चीज लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे मूवी डॉट नेम। इससे क्या होगा कि अगर यूजर ने कोई न्यू वैल्यू भेजा है नेम वाले फील्ड के लिए तो वो हम गेट करके इस नेम में स्टोर कर लें। लेकिन अगर नहीं भेजा है तो हम ऑलरेडी जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो हमारा लाइन नंबर 59 पे जो हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है डेटाबेस से, उसी वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। आई होप कि ये क्लियर है कि या तो हम न्यू वैल्यू को स्टोर करेंगे या फिर हम ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है उसको स्टोर करेंगे। डिपेंड किस पे करता है ये, कि यूजर ने डेटा भेजा है कि नहीं भेजा है। बस इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज को ऐड किया। अगर आप देखोगे पोस्ट वाले क्वेरी के कंपैरिजन में, तो पोस्ट में हम सिर्फ गेट कर रहे थे क्योंकि हमें डेटा क्रिएट करना था, हमें पता था कि डेटा पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। पर इस बार हम अपडेट कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि कौन से वैल्यू को, कौन से फील्ड के वैल्यू को अपडेट करना है, इसीलिए हमने ये एक एडिशनल स्टेप लिखा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ नेम एग्जिस्ट करता है, मतलब नेम में कोई वैल्यू है, अगर है तो हम क्या करेंगे, मूवी में उसका वैल्यू को असाइन कर देंगे, मतलब मूवी डॉट नेम में उसके न्यू वैल्यू को असाइन कर देंगे, मतलब ये वाला वैल्यू लाइन नंबर 61 पे। जो एक काम करता हूँ मैं इसको अगेन यहाँ पे सी अंडर्स को लिख देता हूँ, तो इसको आपको ये आपको समझ में आएगा कि ये डेटा जो है ये क्लाइंट साइड से आ रहा है। सी अंडर्स को लिख दिया मैंने, अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें चेक करना है कि डिस्क्रिप्शन में भी कोई वैल्यू है तो ही हम डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, सी अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू सी अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। सेम हम चले जाते हैं इफ सी एक्टिव। अभी यहाँ पे एक कैच ये है कि एक्टिव में हमें बुलियन वैल्यू आने वाला है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब जब हम यहाँ पे अगर क्लाइंट ने फॉल्स वैल्यू भेजा है तो ये इफ जो है कभी भी इसके अंदर जाएगा ही नहीं। इसीलिए इसको चेक करने का जो तरीका है ये हम थोड़ा सा अलग करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इज इंस्टेंस ऑफ बुलियन, अगर ये बुलियन का इंस्टेंस है तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे कि इसमें कोई डेटा है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूवी मूवी डॉट मूवी डॉट एक्टिव इज इक्वल टू एक्टिव। ये समझा ना आपको कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग या कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक बुलियन वैल्यू है, और जब फॉल्स आएगा तो ये इफ जो है ये फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये जो हमारा चेक करने का जो लॉजिक है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमने इस इंस्टेंस चेक किया है कि वो बुलियन का इंस्टेंस है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें हैं, असाइन हो गया, तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, सिर्फ मूवी डॉट सेव लिख देंगे, जिससे कि हमारा जो न्यू वैल्यू है ये डेटाबेस में सेव हो जाए। बस इतना ही करना है हमें। इससे हमारा डेटाबेस में डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए अगेन सेम ही है जो हमने ऊपर यूज किया है, जेसन रिस्पॉन्स, जो एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी लिख रहा हूँ, एक मैसेज डाल रहा हूँ। मैसेज में वैल्यू रहेगा कि डेटा हैज बीन अपडेटेड, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो डेटा अपडेट किया है न्यू वैल्यूज के साथ, वो भी हम पास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूवी करके एक की ले लेते हैं जिसका वैल्यू जो है एक और डिक्शनरी होगा, और इस डिक्शनरी में हम पास करेंगे हमारे आईडी को, जिसको हमने अपडेट किया है। ये हम दे देंगे मूवी डॉट आई डी। ऐसे ही करके हम दे देंगे यहाँ पे डेटा, सॉरी, नेम इज इक्वल, नेम का जो वैल्यू है ये हो जाएगा मूवी डॉट नेम। डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम। ये आप देख रहे हो कि हमें कैसे मैनुअली एक एक चीजों को लिखना पड़ रहा है। आप इमेजिन कीजिए अगर यहाँ पे बहुत सारे फील्ड होते, 15-20 फील्ड होते, अलग अलग टेबल से वैल्यूज आ रहे होते, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हमें इस तरीके से डेटा को भेजने की। ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम क्यों जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हैं, कैसे हमारा लाइफ जो है वो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इजी कर देता है। ये जो हम अभी कर रहे हैं इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं, कि हमारे डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में भेजना जिससे वो प्रॉपरली जेसन में कन्वर्ट हो जाए और क्लाइंट साइड में डेटा चला जाए। या फिर जब हम डेटा को रिसीव करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रिसीव किया है, इसको भी हमें डीसीरियलाइज करना पड़ता है ताकि हम डेटा को आगे प्रोसेस कर पाए और उस पर आगे के लॉजिक्स को लिख पाए और इंसर्ट कर पाए डेटाबेस। तो अभी हमारा ये जो लॉजिक है ये लिख करके पूरा हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं। ओके, ये रीलोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। रीलोड हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने एक बार पोस्टमैन पे। तो हमारा पोस्टमैन सर क्लोज हो गया, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना पोस्टमैन जो है ये ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक पुट रिक्वेस्ट डालेंगे। पहले हम यहाँ पे जो बॉडी है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे रॉ डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, आईडी में हटा देता हूँ, क्योंकि ये आईडी जो है ये हम एंड पॉइंट यूआरएल में पास कर रहे हैं। और हमारा जो आईडी 3 है इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ धूम 2 से, और इसका जो वैल्यू है डिस्क्रिप्शन ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ, और एक बार मैं इसको सेंड करके देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं। तो ये कुछ तो 500 इंटरनल्स एरर आया है, सर्वर एरर। एक बार चेक करते हैं हम कि ये क्या है। ओके, हमारा एक क्वेरी सेट जो है यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको हम फिक्स करते हैं। ओके, यहाँ पे जो एग्जिस्ट है इसका स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अब एक बार रीलोड होने देते हैं सर्वर को, देखते हैं कि इस बार ये चलता है कि नहीं। रीलोड हो रहा है ये। फिर से अभी एक बार ट्राई करते हैं हम, हमारा डेटा अपडेट हो रहा है क्या। और ये देखिए, ये हमारा डेटा है ये अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे गेट में जाऊँ और यहाँ पे मैं 3 दूँ, मूवीज के बाद 3, तो आप देखिएगा कि हमारा जो डेटा है ये चेंज हो गया और धूम 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं ऐसा एक आईडी देता हूँ जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें जो मैसेज है वो आना चाहिए। तो ये हमें मैसेज आ रहा है, मूवी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि हमें जो स्टेटस कोड आ रहा है 200, ये गलत आ रहा है, ये एक्चुअली 404 होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे अभी स्टेटस कोड, या जो भी हम स्टेटस कोड जो भेजते हैं उसको अभी हमने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको डिटेल में सिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए हमने अभी वो नहीं डाला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल के लिए आप इतना समझ करके Django REST फ्रेमवर्क में हम स्टेटस कोड वगैरह जो भी होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझा है। हमारा अपडेट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं डिलीट की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस करूंगा, या फिर आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। तो अब अगर हम बात करें डिलीट की, तो डिलीट का जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है। अगेन जो हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, यहाँ एक काम करता हूँ, मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। टैब ओपन करके मैं यहाँ से डिलीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं, मेरा जो एंड पॉइंट है इसका कैसा रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मैं डिलीट दूंगा मूवीज के बाद, और मैं उसका एक आईडी पास करूंगा जिस भी मूवी को मुझे डिलीट करना है, और जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल जब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 4 नॉट फॉर पेज नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है हमें। ओके, क्यों? क्योंकि अभी ये यूआरएल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगेन जो अभी तक हम करते आए हैं हम सेम चीज करेंगे। हम यहाँ पे एक खुद का यूआरएल बनाएंगे जहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि किसी ने अगर मूवीज मूवीज के बाद डिलीट दिया और उसके बाद एक इंटीजर मूवी का आईडी जो है वो पास किया, तो मैं उसको रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ कहाँ पे, हमारे व्यूज में एक हम मेथड बनाएंगे जिसका नाम रहेगा डिलीट मूवी, और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट में डाल देता हूँ। हालांकि अभी हमने ये व्यूज बनाया नहीं है इसलिए ये एरर मैसेज शो कर रहा है हमें। हम क्विकली जाएंगे अपने व्यूज पे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा डिलीट मूवी को,
और ये दो चीजें एक्सेप्ट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट, और अगेन जो हमें आईडी, जिस मूवी को डिलीट करना है उसका एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा मूवी आईडी। और इसके साथ में एक यहाँ पे अटैच कर दूंगा CSRF टोकन। ठीक है, ये मूवी आईडी जो है ये हमने यहाँ पे अलग दिया है, पीके दे दिया, तो इसको यहाँ पे भी मैं मूवी आईडी कर देता हूँ। और यहाँ से अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपना डिलीट कलर। डिलीट का लॉजिक बहुत सिंपल है, अगेन बिल्कुल सेम है जो हम अपडेट में कर रहे थे। पहले हम चेक करेंगे कि वो मूवी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जो हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेम लॉजिक मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से जाएंगे अपने अपडेट वाले कोड पे, और यहाँ से सिर्फ ये एक लाइन जो है लाइन नंबर 59, जहाँ से हम सिर्फ उस मूवी को फेच कर रहे हैं अगर वो मूवी एग्जिस्ट करती है तो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मूवी डॉट डिलीट करेंगे। डिलीट एक मेथड है जो डिलीट कर देता है, और डिलीट होने के बाद हम यहाँ पे डिलीट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ओके, डिलीट होने के बाद हम सिंपल एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि भाई मूवी डिलीट हो गई है। अगेन ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में रहेगा, मैसेज जाएगा मूवी हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। चलिए अब हम रन करते हैं एक बार इसको और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने पोस्टमैन पे, और अपने उसी एंड पॉइंट को वापस से मैं हिट कर रहा हूँ। और चाहिए तो मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ। लास्ट जो हमने ये अपडेट किया था आईडी, 3 आईडी अपडेट किया था, उसी को मैं डिलीट के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। और एक बार इंटर प्रेस करके देखते हैं, और ये देखिए योर मूवी हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो पूरा क्रड का ऑपरेशन है ये हम कंप्लीट कर दिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जैसे स्टेटस कोड हो गया है, ट्राई कैच ब्लॉक हो गया है, काफ़ी जो राइट कन्वेंशन है हमने उसको यूज़ अभी नहीं किया है, जो कि हम आगे करेंगे। बट फिलहाल मुझे सिर्फ आपको पूरा फ्लो बताना था और क्रड ऑपरेशन समझाना था डेंगो में कैसे होता है। आई होप कि आपको इससे चीज़ें क्लियर हुई हो। आगे के सेशन में हम चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे और इंडस्ट्री लेवल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए फोकस करेंगे। फिलहाल ये बहुत बेसिक था, और मैं आपको इसमें एक पूरा का पूरा ऑपरेशन समझाना चाहता था और फ्लो समझाना चाहता था। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।